An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to ground level. ठीक है, the velocity of that atom acquired as the result of photon emission will be. देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है स्टेशनरी, उसका मास हम m ले लेते हैं, ठीक है। उसमें से एक रेडिएशन निकल के चली गई, लेट अस से वेवलेंथ लैम्डा की। जब रेडिएशन निकल के गई होगी तो मोमेंटम लेके गई होगी कितना? सर रेडिएशन का मोमेंटम होता है एनर्जी अपॉन सी। अब एनर्जी का फॉर्मूला एस सी बाई लैम्डा होता है अपॉन सी, तो कितना मोमेंटम ले गई? एच अपॉन लैम्डा। अब इनिशियली हाइड्रोजन रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जीरो था। अब अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। अब अगर रेडिएशन मोमेंटम राइट में लेके गई है तो एटम को लेफ्ट में जाना पड़ेगा ताकि दोनों का मोमेंटम कैंसिल होके फाइनली भी जीरो रहे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसी भी रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि रिएक्शन में एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता ना भाई। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आया तो अपने आप ही तो आया होगा, कोई बाहर से फोर्स थोड़ी लगा होगा एटम के ऊपर। जब एटम डीएक्साइट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो खुद अपने आप आता है, कोई बाहर से फोर्स थोड़ी लगाता है उसमें। तो मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ना बेटा। अब इनिशियली वो रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनली भी तो जीरो होना चाहिए ना। तो अगर रेडिएशन राइट में गई है मोमेंटम लेके, तो इस एटम से कहो कि तू पीछे रिकॉइल कर ताकि तेरा मोमेंटम उसे क्या कर सके? कैंसिल। तो इस एटम को पीछे रिकॉइल कराओ भाई, पीछे कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब ठीक रहेगा, ठीक है। अब मोमेंटम कंसर्ट कर दो, Pi इक्वल्स टू Pf। इनिशियल मोमेंटम जीरो क्योंकि एटम रेस्ट पे था। फाइनल एटम लेफ्ट में रिकॉइल हुआ है -mv प्लस रेडिएशन राइट में गई है h बाई लैम्डा, तो यहां से वेलोसिटी आ गई h अपॉन m लैम्डा। इक्वेशन 1 किसकी वेलोसिटी आ गई? एटम की रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। वही तो पूछी, द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन। फोटोन इमिशन की वजह से एटम को जो वेलोसिटी मिले वो कितनी है? आ गई। लेकिन लैम्डा नहीं मालूम, वो निकाल लेता हूं। तुम्हारा ट्रांसिशन कहां से कहां हुआ? फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वेवलेंथ का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला, ये लगा देता हूं, इससे वेवलेंथ आ जाएगी। रिडबर्ग कांस्टेंट R, एटॉमिक नंबर 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, N1 1 है और N2 5 है, तो यहां से बेटा ये आ गया 24R अपॉन 25। इक्वेशन 2 किसकी वेवलेंथ आ गई है? रेडिएशन की। 1 बाई लैम्डा आया है, मुझे 1 बाई लैम्डा ही चाहिए। मेरी वेलोसिटी आई थी h बाई एम लैम्डा, तो h बाई एम को अलग कर दो, 1 बाई लैम्डा को अलग कर दो, तो 1 बाई लैम्डा ही तो चाहिए, वो ये रहा, वहां से पुट कर दो उसके अंदर। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? h बाई एम इंटू 24R अपॉन 25, तो ये आ गया 24HR अपॉन 25m। चेक कर लीजिए सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, देख लो अच्छी तरह से। कोई आंसर है यहां पर? 24H बाई ए ऑप्शन आ गया, चेक कर लीजिए। देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हो गया? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो क्या प्रॉब्लम? ये है कि मैंने m क्या लिया है? एटम का मास। हाइड्रोजन में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो मेनली प्रोटॉन का मास है, तो ये m बेसिकली प्रोटॉन का मास होना चाहिए ना। हाँ सर, इसने m क्या दिया है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है।
और मास ऑफ प्रोटॉन वो दिया ही नहीं इसने, ठीक है। इसको मास ऑफ प्रोटॉन देना चाहिए था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो मैं निगलेक्ट भी कर दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास मच मच स्मॉलर होता है ना प्रोटॉन के मास से, तो मैं इलेक्ट्रॉन का मास तो निगलेक्ट भी कर दूंगा, ना दो, प्रोटॉन को तो चाहिए ना, वो निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने एम प्रोटॉन का मास लिया है, सॉल्व करके वही तो आएगा। और इन भाई साहब ने मास किसका दिया, इलेक्ट्रॉन का, तो कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो जाएंगी ना हमारी, तो ठीक नहीं कर सकते। कैसे करूंगा, मेरा आंसर तो मास ऑफ प्रोटॉन में ही आएगा ना, वो है ही नहीं यहाँ पर। तो उसका मतलब ये नीट ने गलती से दे दिया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा। बेटे इलेक्ट्रॉन का मास देके मैं क्या करूंगा उसका, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, चेक कर लीजिए। गलत हमने नहीं किया, हमने सही किया है। नीट ने गलती से मास इलेक्ट्रॉन का दे दिया है, देना चाहिए था प्रोटॉन का, या बेस्ट है ये देना चाहिए था मास ऑफ एटम। कायदे में तो एटम रिक्वायर हुआ है, उसमें प्रोटॉन का मास भी होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन कायदे में तो एम होना चाहिए था, मास ऑफ एटम। चलो इलेक्ट्रॉन का मत दो, वो निगलेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन का तो दो यार। अब तुम तो उल्टा कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का दे रहे हो, वो दे रहे हो जो निगलेक्ट कर दूंगा मैं, वो नहीं दे रहे हो जो मैं निगलेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इसके अंदर, कि एग्जामिनर की गलती है कि उसने एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, कायदे में ये होना चाहिए था मास ऑफ एटम, ये होना चाहिए। और अगर एटम ना दो तो कम से कम प्रोटॉन कह दो, चलेगा, इलेक्ट्रॉन का निगलेक्ट कर देंगे। तो ये थोड़ी सी गलती थी एग्जाम के अंदर। मगर बेटी इतनी छोटी मोटी गलतियां अक्सर होती रहती हैं, आप उसे नेगलेक्ट कर दिया करो, ध्यान मत दिया करो ज्यादा। अब ऐसे आप हर गलती पे ध्यान दोगे तो ऐसे तो हर साल एक दो क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक होती है, ठीक है। चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कुछ सेकेंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं, n=4 को। एक्साइटेड स्टेट की काउंटिंग सेकेंड ऑर्बिट से होती है। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट होता है, नॉर्मल स्टेट। एक्साइटेशन शुरू होता है सेकेंड ऑर्बिट से। तो सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड, थर्ड ऑर्बिट सेकेंड एक्साइटेड, फोर्थ ऑर्बिट थर्ड एक्साइटेड। तो थर्ड एक्साइटेड का मतलब n=4, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब n=3, ये भी n=3 हो गया, और फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब n=2। अब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन फर्स्ट जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक रेडिएशन इमिट करता है, जिसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है। हाइड्रोजन का Z1 है और पहला ट्रांसिशन हुआ है 4 से 3, तो N1 3 है और N1 4 है, इक्वेशन 1। दोबारा लगाओ, आपके ट्रांसिशन हुआ है 3 से 2, तो 1/λ2 R Z1, क्योंकि हाइड्रोजन है। ट्रांसिशन 3 से 2 हुआ है, तो N1 2 और N1 3। तो एक ही फॉर्मूला हमने 2 बार लगा दिया, ठीक है। क्या चाहिए, रेशियो चाहिए उसे, तो डिवाइड कर दो, किसको, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा λ1/λ2। कितना, अब देख लो भाई कितना आ रहा है, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करो। ये कितना आ रहा है, 1/9 माइनस 1/16, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका R इंटू 7/9 इंटू 16। इसको करो, R इक्वल 1/4 माइनस 1/9, ये आएगा 5/9 इंटू 4, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो इन्हें डिवाइड करना है, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो 5 डिवाइड बाई 9/4 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 16, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 इंटू 16/7, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 4, तो ये आएगा बेटे 20/7 आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 20/7 आएगा। चेक कर लीजिए आंसर, देखो कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 20/7। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना सही से, तो प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो।
देख लो, हम 4 से 3 में गए थे, अगली बार 3 से हम 2 में गए थे, तो कैलकुलेशन चेक कर लो सही से। 1/9 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई 9 into 16। 1/4 माइनस 1/9 कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 9 into 4। तो ये कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए इसके अंदर। देख लो अच्छी तरह से, कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने कहा था नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। The half-life of radioactive isotope X is 20 years. It decays to another element Y which is stable. X unstable है, टूट के जो Y बनता है वो stable है। The two elements were found to be in the ratio 1:7. The age of rock is to be. पिछली बार ये क्वेश्चन मैंने दो मेथड से बताया था, अब क्योंकि बता चुका हूं पूरा मेथड दो बार, तो अब मैं डायरेक्ट सेकंड मेथड से कर रहा हूं जो शॉर्ट मेथड है। इस समय X:Y का रेशियो कितना है? 1:7 है। इस समय X 1 है और Y 7 है। ये जो आज Y 7 है ये किससे बना है? Y किससे बनता है? X टूटकर Y बनता है। तो आज जो आपको ये Y मिला है 7, ये X टूट के तो मिला होगा ना, तो शुरुआत में ये 7 क्या रहा होगा? X। तो इनिशियली Y तो होगा नहीं, क्योंकि X टूटकर Y बनता है। तो अगर आज Y 7 है तो बेसिकली ये 7 X से आया है ना, तो ये 7 शुरुआत में X के पास ही होगा। इस समय X के पास 1 है और पहले 7 भी उसी के पास रहा होगा, तो शुरुआत में X कितना रहा होगा? 8। उस 8 में से 7 Y को दे दिया, खुद के पास कितना बचा? 1। तो हमारा X इनिशियली 8 था और आज 1 है, तो n का फॉर्मूला होता है n0 डिवाइड बाई 2 की पावर n। हमारा x आज 1 है, पहले 8 था, 2 की पावर n, तो यहां से 2 की पावर n 8 आ गया, यानी कि n आ गया 3। n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो शुरू से अब तक 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो शुरू से अब तक क्योंकि 3 हाफ लाइफ गुजर गई तो एज हो गई 3 into 20। 3 हाफ लाइफ गुजर गई ना, और 1 हाफ लाइफ 20 साल की है, तो शुरू से अब तक कितने साल गुजर चुके हैं? 60 इयर्स गुजर चुके हैं। तो रॉक की एज कितनी हो गई? 60 इयर्स हो गई। मैंने पिछली बार दो मेथड बताए थे, अब एक ही बता रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं ना क्वेश्चन, बस फर्क ये था वहां रेशियो 1:15 था, ये 1:7 है। चेक कर लीजिए सही से। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, इट इमिट्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। When it jumps from fourth to third, the corresponding wavelength will be। इस तरह क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले दो किए थे हमने, एक और कर लेते हैं। हमारे पापा क्या जाता है 1/λ = 2 RZ², 1/n1² by 1/n2²। पहला ट्रांसिशन जो हुआ है वो हाइड्रोजन का हुआ है, तो Z1 लेना। थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, तो N1 2 हो गया और N1 3 हो गया, तो ये आ गया 5R/36, इक्वेशन 1। दूसरा ट्रांसिशन 1/λ', वो भी हाइड्रोजन पे हुआ है, तो Z1 है। वो फोर्थ से थर्ड हुआ है, तो N1 3 और N2 4। तो ये कितना आ गया? ये देख लो, 1/9 माइनस 1/16 कितना आएगा? 7R/9 into 16, इक्वेशन 2। एक ही फॉर्मूला दो बार लगा दिया है, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले भी ये फॉर्मूला लगाया था, सेम वैल्यूज के साथ लगाया था, सेम वैल्यूज के साथ। वैल्यू भी नहीं बदली, बस लैंग्वेज बदली और कुछ नहीं बदला, वैल्यू भी सेम है। डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा λ'/λ, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हो तो 5R/36 डिवाइड बाई 7R/9 into 16, ठीक है। तो 9 से ये 4 चला गया, तो ये 20/7 आ गया है, तो यहां से λ' आ गया 20/7 λ। आपको याद हो यही आंसर आया था 20/7, चेक कर लो, वो यही क्वेश्चन है, वो वैल्यूज भी नहीं बदली उसने। देखो को ऑप्शन है हमारे पास 20/7 लैम्डा, ये चेक कर लो। मैंने आपसे कहा था मॉडर्न फिजिक्स में क्या तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
इससे अच्छा चैप्टर नहीं मिल सकता जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हो, क्या तो थ्योरी से या फॉर्मूले से। और अगर डायरेक्ट कंसेप्ट से पूछ रहा है, थ्योरी से पूछ रहा है, तो बेटे फिर भी ना हो तो हमारे पे लानत है। और कोई ये कह सर एक दो ही तो आएंगे, एक दो नहीं आते मॉडर्न से खूब आते हैं। आप देख लो कितने आ रहे हैं, बहुत आते हैं मॉडर्न से। एक साल में आपको 7-8 मिलेंगे क्वेश्चन मॉडर्न। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स 0.51 एंगस्ट्रॉम। वैसे 0.53 होता है, इसने 0.51 दे दिया। एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6, ठीक दी है। If the electron in hydrogen is replaced by muon particle, same charge and mass 207 times mass of electron, then first Bohr radius and ground state energy will be। मैंने आपको बताया था कि जब कभी इलेक्ट्रॉन को किसी फॉरेन पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है 0.53 होता है, लेकिन इसने 0.51 दिया। 0.51 n स्क्वायर बाई जेड इंटू 1/xy। x क्या था, जितने टाइम्स उसका मास है, और y क्या है, जितने टाइम्स उसका चार्ज है। अब लगा दो फॉर्मूला। 0.51 n फर्स्ट ऑर्बिट है, z हाइड्रोजन है 1, मास कितने टाइम्स है 20 टाइम, और चार्ज सेम है तो 1 टाइम। ठीक है, तो ये आंसर बेटे ये आ गया 0.51 डिवाइड बाई 207 एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब जरा देख लो कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लो सही से। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। ये याद है थ्योरी मैंने पढ़ाई थी आपको क्लास के अंदर? क्यों भाई, याद है थ्योरी? 2.5 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, चेक कर लो सही से, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे ये 0.1 दिया है, 0.53 होता है, लेकिन अब उसने 0.1 दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा दिया मैंने वैसा रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। और क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये होता है एक्स वाई स्क्वायर। एक्स क्या है, जितने टाइम्स उसका मास है, वाई क्या है, जितने टाइम्स उसका चार्ज है। ये आंसर किस में आता है, ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। -13.6 हाइड्रोजन का Z1 ऑर्बिट फर्स्ट है, मास 207 टाइम्स है, और चार्ज सेम है तो 1 टाइम है। तो ये एनर्जी आ गई आपकी -13.6 इंटू 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लो बेटा, मेथड चेक कर लो। ये मैंने आपको सब लिखवा रखे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले, और मैंने कहा था कि ये सब एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो कुछ मैच कर रहा हो, कोई ऑप्शन क्लोजेस्ट मैच कर रहा हो। ये मैच कर गया आपका, 2 ऑप्शन है, ये आ जाएगा आपका। चेक करना, हमारा 2852 आया, वो किलो में दे रखा है ना, कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा रफली। चेक कर लीजिए, तो आप देख लो एनर्जी कितनी आई हमारी आई 2815, तो उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो तो 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा माइनस में। ऐसे चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं आपको। ठीक है, और मैंने कहा भी था इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं। ये क्वेश्चन कहा, ये एनसीईआरटी का ही है, एज इट इज है। एनसीईआरटी ने बिल्कुल यही लैंग्वेज दी थी, लेकिन एनसीईआरटी ने 0.53 दिया था, होता भी 0.53 है। नॉर्मल हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट होता है बोर रेडियस, वो 0.53 होता है। अब इसने पता नहीं क्यों दे दिया, क्या तो हमारे टाइपिस्ट ने एरर किया होगा, क्या हो सकता है नीट निकल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, चेक कर लो सही से।